Good afternoon, students. We were discussing about Dalton's theory. Main points of Dalton theory करवा दिए थे आपको. Today we will discuss about limitations of Dalton's theory. डाल्टन की थ्योरी में कुछ कमियां थी. डाल्टन की थ्योरी ने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज एक्सप्लेन किए थे. एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बट मास वाले it could not explain the law of gaseous volume given by Gay-Lussac. Gay-Lussac ने जो लॉ दिया था गैसियस वॉल्यूम का, इसके बारे में ये थ्योरी कुछ नहीं बता सकी. दूसरा, it could not explain why atoms of different elements have different mass, shape, size. It could not explain why do atoms combine. Why do atoms combine? It could not explain what is the binding force in a molecule. It makes no distinction between ultimate particle of element or एलिमेंट और कंपाउंड. मतलब ये केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को एक्सप्लेन करती है मास वाले को, लेकिन गैसेस वॉल्यूम के लॉ को एक्सप्लेन नहीं करती. ये इसकी कमी थी. कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास, शेप एंड साइज. कभी अलग अलग एलिमेंट का मास, शेप और साइज अलग अलग क्यों होता है, इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया. कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम्स कंबाइन. एटम्स आपस में कंबाइन होते ही क्यों हैं, क्या कारण है, क्या मजबूरी है, इसके बारे में इस थ्योरी में कुछ नहीं कहा गया. व्हाट इज द बाइंडिंग फोर्स इन ए मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स बंधे हुए हैं तो उसके पीछे फोर्स काम करती है, वो फोर्स कौन सी है, इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया. इन्हें कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल भी एटम बताया और मॉलिक्यूल का अल्टीमेट पार्टिकल, सॉरी एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल भी एटम बताया. मतलब एलिमेंट और कंपाउंड का जो जिससे बने हैं उसका पार्टिकल, एलिमेंट और कंपाउंड का, उसके बारे में इसने कोई डिफरेंस नहीं किया. तो ये इस थ्योरी में कमियां थी. इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसको कहा गया मॉडर्न थ्योरी या मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी. अब वो बताएंगे आपको वो क्या है. इसकी वो समझने के लिए आपको डाल्टन की थ्योरी के पॉइंट साथ साथ में ध्यान हो.
मॉडिफाइड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी या मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी कह सकते हैं। एटम इज डिविजिबल अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये थ्योरी कह रही है एटम डिविजिबल है। डाल्टन ने कहा था एटम इज इंडिविजिबल, कि एटम इंडिविजिबल है। ये थ्योरी कह रही है एटम डिविजिबल है। डाल्टन ने कहा एटम इंडिविजिबल है, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार एटम डिविजिबल। इट कंटेन्स पार्टिकल्स, मैनी पार्टिकल्स होते हैं इसमें, लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इटिश। मतलब इसमें ऐसे बहुत से पार्टिकल मिलते हैं। डाल्टन ने बताया था एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट masses, shape and size. Atoms of same element have same masses, shape and size. But according to this theory, atoms of same elements can have different masses. Different masses, shape and size. एक ही एलिमेंट के एटम का मास अलग अलग हो सकता है, जैसे प्रोटियम H1, प्रोटियम ड्यूटेरियम H2, ट्रिटियम H3। ये H1, H2 और H3, ये 1 है, 1 ये 1 है। इनका मास एक, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3 है। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये आइसोटोप्स हैं। क्या होते हैं ये? आइसोटोप्स। सेम एलिमेंट के एटम होते हैं जिनका मास डिफरेंट होता है। तो ऐसा हो सकता है, डाल्टन ने कहा था सेम एलिमेंट के एटम का मास क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार ऐसा भी हो सकता है, सेम एलिमेंट मास सेम तो होगा लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स कैन हैव सेम मास। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है उनका मास सेम हो सकता है। जैसे आर्गन 40 होता है, कैल्शियम का भी मास 40 होता है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट, आर्गन के एटम का मास 40 है, कैल्शियम के एटम का मास 40 है। दोनों अलग अलग एलिमेंट के एटम है लेकिन मास क्या है? सेम है। तो ऐसा हो सकता है। डाल्टन ने बताया एटम्स जो कंबाइन होते हैं वो सिंपल होल नंबर रेशियो में। तो जरूरी नहीं है एटम्स सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन हो, अलग रेशियो में भी कंबाइन हो सकते हैं। एटम्स जो होते हैं द रेशियो इन विच atoms combine is fixed and integral, but not simple always. लेकिन हमेशा सिंपल नहीं मिलेगा। जैसे डाल्टन ने बताया था कि वह सिंपल ही होता है, हमेशा सिंपल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे देखो भाई, ग्लूकोज
C6 तो सॉरी शुगर देखो, शुगर देखो C12H22O11, तो रेशियो क्या हुआ 12:22 रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो है क्या, नहीं है, लेकिन कंपाउंड तो फिर भी बनता है क्या, ग्लूकोज नहीं शुगर नहीं बनता क्या, बनता है। अब डाल्टन के अनुसार तो ये रेशियो हो ही नहीं सकता, लेकिन मॉडर्न थ्योरी में ये कहा कि भी ऐसा रेशियो हो सकता है। हाँ ये फिक्स है, शुगर में हमेशा रेशियो यही रहेगा, फिक्स तो होगा, डाल्टन वाली बात में फिक्स तो होगा, लेकिन हमेशा सिंपल हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट डाल्टन का गलत सिद्ध हुआ। अगला पॉइंट इसका इस थ्योरी के अनुसार, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम वह छोटे छोटा कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। हालांकि एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन हैं, लेकिन फिर भी येट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये नहीं देते। नंबर 6, एटम, डाल्टन ने बताया, डाल्टन की थ्योरी उन्होंने पढ़ा कभी एटम जो है ना वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता है, एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एटम इज नो लॉन्गर इनडिस्ट्रक्टिबल। एटम अब ऐसा नहीं रहा जिसको नष्ट न कर सकें। DESTRUCTIBL, इंडस्ट्रक्टिबल, कि एटम अब एटम को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी मास का भी लॉस हो सकता है, मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी, मास एनर्जी में बदल जाता है। जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में जहां यूरेनियम को तोड़ते हैं न्यूट्रॉन के द्वारा, तो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और साथ में बहुत सी एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी है वो कहां से आती है, फ्रॉम द, इसका जो मास देखें, टोटल मास यूरेनियम का और न्यूट्रॉन का इनका जोड़ें, तो बेरियम, क्रिप्टॉन और तीनों न्यूट्रॉन का मास जोड़ दें तो फिर भी ये मास थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो वो मास कहां चला गया, मास का तो कभी नष्ट होता ही नहीं है मास, तो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास गया कहां, लॉस तो होता नहीं है, वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। तो मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो यहां एटम, ये जो पॉइंट था कि वे एटम न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं न क्रिएट कर सकते हैं, तो यहां ऐसा नहीं है। इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी कह रही है एटम क्रिएट भी हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, मीन्स उसका जो मास है दूसरे एटम में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेटा ये थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दी, अपना एक थ्योरी दी, अपने विचार दिए। क्या कहा उसने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज
contain equal number of atoms under the similar condition of temperature and pressure। बर्जिलिस ने बताया कि भाई गैसों का एक समान वॉल्यूम, एक समान एटम रखेगा यदि टेम्परेचर और प्रेशर एक समान रहे तो। मतलब मान लें ये गैस है ए, ये दूसरी गैस है बी, इसका 5 वॉल्यूम में 10 एटम है, तो इसके 5 वॉल्यूम में भी 10 ही एटम होंगे अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस के अनुसार। ये बताया कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर यदि सेम रहे तो तब स्थिति में, जैसे मान ले H2 और Cl2HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। मान ले हम इसके n एटम लिए, इसके n एटम, इसके भी n एटम बने एक वॉल्यूम में, इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम और इसका भी एक वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में n एटम थे, एक वॉल्यूम में n एटम थे, इसके भी एक वॉल्यूम में क्या थे, n एटम थे। ये 2 ऐसे बनता है ना H2, देखो H2 प्लस Cl2 और 2HCl, तो 2n एटम भाई, 2HCl बनता है 2HCl, इसलिए 2n एटम आएंगे। सॉरी, एक बार फिर देखो भाई, इसका मान ले 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम है, इसमें n एटम है, यहां भी n एटम है, यहां 2n एटम होंगे इसके वॉल्यूम के अनुसार। तो दो HCl बना 2 वॉल्यूम में। अब इसको 2n से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाई 2n से देखो n/2n क्या आया, 1/2, यहां भी n/2n क्या आया, 1/2, 2n/2n क्या आया, 1। मतलब इसके हाफ एटम, इसका हाफ एटम मिलके इसका एक एटम, इसका तो ये हुआ भाई, ये n एटम है तो ये भी एटम हो गई, एटम और ये भी एटम। अब हाफ एटम और हाफ एटम, इसका हाफ एटम, इसका हाफ एटम और इसका एक एटम बनाते हैं। हाफ एटम तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये हाइपोथेसिस रॉन्ग है, गलत है। बर्जिलिस ने हालांकि अपनी तरफ से कोशिश की। देखो साइंस में बहुत से लॉज, थ्योरीज, हाइपोथेसिस दिए हैं। शुरुआत में एक ने कोशिश की, कुछ हद तक ठीक कहा, कुछ गलत भी कहा, तो अगले साइंटिस्ट ने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, उसको ठीक कर दिया, सुधार कर दिया, एक नई थ्योरी दे दी। तो ऐसे सुधार होते गए अब तक हो रहे हैं। बहुत सी खोज जो पहले हुई थी, पहले गलत हुई थी, आज ठीक हो रही हैं। पहले गलत सिद्ध की, फिर थोड़ा थोड़ा सुधार किया, तो ऐसे चलता रहता है। तो फिर इसको ठीक करने के लिए एवोगैड्रो ने अपनी हाइपोथेसिस दी। बर्जिलिस के स्थान पर कौन आ गया, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। उसने क्या बताया, उसने रखा यही, सिर्फ एक चेंज किया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स के स्थान पे उसने मॉलिक्यूल शब्द कर दिया। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां ध्यान दें कि एटम के स्थान पे क्या कर दिया है, मॉलिक्यूल कर दिया है। ठीक है,
इक्वल नंबर हो। तो अब इसी को देख लें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आयरन क्लोराइड, इसका एक वॉल्यूम, इसका एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम है। इसमें वाले n मॉलिक्यूल थे, इसमें भी n मॉलिक्यूल्स थे, तो यहां 2n मॉलिक्यूल्स हो गए। अब इसको 2n से डिवाइड करें, 2n से डिवाइड करो भाई, 2n से, तो क्या आया, हाफ मॉलिक्यूल, यहां पर भी हाफ मॉलिक्यूल, यहां एक मॉलिक्यूल, इसका आधा मॉलिक्यूल, इसका आधा मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है। मतलब हाइड्रोजन का आधा मॉलिक्यूल, क्लोरीन का आधा मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। दिस इज पॉसिबल। हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल है, बट हाफ एटम इज नॉट ए पॉसिबल। हाफ फ्रैक्शन ऑफ एटम, तो हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है यहां। हाफ एटम, सॉरी, हाफ एटम पॉसिबल नहीं है कि आधा एटम क्रिया करे, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल कर सकता है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन ऑफ मेनी एटम्स हो जाते हैं। तो ये ला सही है, दिस इज एवोगैड्रो। तो यहां तक पढ़ लेना, समझ लेना इसको। ये बेटा पता नहीं है स्कूल कब खुलेंगे, कोई सरकार जैसे ही आदेश करेगी तब खुलेंगे, तो आप सीरियसली पढ़ें। हो सकता है हमें आगे कम टाइम मिले सिलेबस करवाने का, तो फिर इनको बार बार इन्हीं को रिवाइज करते रहेंगे तो आगे वाले लेसन रह जाएंगे। तो इसलिए अभी इनको सीरियसली लें, घर पर लेसन पढ़ें, समझें, वीडियो देखें, कोई समस्या है तो शेयर करो, सोल्व करेंगे। लेकिन देख ही नहीं, शायद पता नहीं देख रहे हैं कि देख, समझ रहे हैं, सीरियसली आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सीरियसली लें। और पेरेंट्स भी ये थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों की तरफ कि भी वो सीरियसली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं का। अब ये हमें नहीं पता है भाई कब खुलेंगे स्कूल, कब खुल जाएं, किसी को नहीं पता है। सरकार के ऊपर निर्भर है, और सरकार पर भी क्या निर्भर है, ये महामारी पर निर्भर है। कोरोना महामारी जो है इसके ऊपर निर्भर है, ये कितने दिनों में कंट्रोल में आती है, उसके अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। स्कूल कॉलेज सबसे पहले बंद हुए थे, सबसे लास्ट में खुलेंगे, पॉसिबिलिटी यही है। अब हो सकता खोल ले तो पता नहीं, किसी को पता नहीं कब क्या होगा, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि सबसे लास्ट में खुलेंगे, सबसे पहले बंद हुए थे। तो आप पढ़ें, इनको ध्यान से पढ़ें, समझें। हो सकता है आगे हमें पता ही नहीं कितना टाइम मिलेगा, कम टाइम मिले या ज्यादा टाइम मिले, ज्यादा तो मिले चांस ही नहीं है, कम ही मिलेगा, तो कितना कम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सिलेबस बहुत रह जाता है। तो इसलिए कवर अप करते चले। धन्यवाद।